हेलो। यस कौस्तुभ, बढ़िया बढ़िया, कैसे हो आप? आवाज आ रही है क्या मेरी? चलो आ जाओ, शुरू करें। रिकॉल। चलो, मेरे शुरू करने से पहले आ जाओ जी। यस निश्चय, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग अंकिता, क्या हाल है सभी के? मजे एकदम। आ जाओ जी, आ जाओ। यस गुंजन, कैसे हो सभी? बढ़िया। चलो जी, तो आ जाओ एक बार, अब करते हैं अपना रिकॉल स्टार्ट। यस, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, કેમ છો તમે? સારું છે? ચલો जी, यस शुरू करें। तो अब इस चैप्टर का नाम बताओ सबसे पहले तो मुझे, ये चैप्टर है क्या बताओ। चलो बोलो बोलो बोलो। चलो सभी आते हैं ना, जब तक आप मुझे नाम बताओ। एंड मैं लेके आता हूं पानी की बोतल। यस बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग। यस बोलो बोलो। चलो अब इसका अपन बना रिवीजन शुरू करें। उससे पहले यस एम ऑडिबल। चलो जी बताओ। अरे नाम बताओ ना इस चैप्टर का, क्या करते हो? चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है इसका? सर आप दिख नहीं रहे हो, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या अभी? ऐसे कैसे हो सकता है निशांत निश्चय? एक बार चेक करो प्लीज, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या अभी? ऐसा कैसे हो सकता है? गुड मॉर्निंग दिया, एम आई विजिबल और नॉट? अभी देखो, एम आई विजिबल? सर थोड़ी आवाज कम है। अच्छा हेलो, आवाज कम है क्या? कम क्यों है यार? अभी देखो, अभी आवाज कैसी है? अभी बराबर है? चलो आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 3, नाम बताओ ना भाई, तुम नाम भूल गए क्या? हाँ घर से ही ले रहा हूँ चलो मुझे बताओ, बोलो बालो बोलो भाई बोलो। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? तुम चैप्टर का नाम नहीं बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? यस नमस्ते कार्तिक। यस भाई बोलो बोलो निश्चय, चैप्टर का नाम नहीं बोल रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? यस गुंजन ने बोला है, बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेटजीज। सो बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ, बनाना शुरू कर दो मेरे साथ चार्ट। फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी, फंक्शनल स्ट्रेटजी। ये देखो यहाँ पे इन्होंने इन्होंने खुद ने ही बता दिया कि हम यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रेटजीज पे फोकस देने वाले हैं।
इन्होंने कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल पे फोकस नहीं दिया है। इन्होंने क्या बोला, हम बिजनेस पॉलिसी और किस तरीके से बिजनेस फंक्शनल पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, हम उस पर फोकस देने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, इसका चार्ट अपन प्रिपेयर करते हैं। इसे 3 पार्ट में, अपने को याद है मैंने आपको इस चैप्टर्स को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करवाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ की पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, राइट। उसका फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए, फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, जब आपको फ्रेमवर्क, क्या सर, सर गलत है, मैंने भी बोला मेरा नाम लो, मतलब हैंड रिटन खुद से लिखवाने हैं क्या? अभी मैं लिखवा दूंगा, वैसे तुम्हें लिखवाई नहीं थी क्या? लिख लो, चलो पहले लिखवा देता हूं तुम्हें। कुछ है ही नहीं उसमें, लिखवाया था मैंने यार, क्या करते हो, मैंने लिखवाया तो था। वैसे तो अभी आ जाएंगे अभी रिवीजन के अंदर, बट एक बार लिख लो ताकि तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। कुछ नहीं, 5 या 6 पॉइंट्स थे बस उसके, वही लिखाए, मैंने बोले भी थे कि ये लिख लेना। एलिमेंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज प्लान, लिख लो ये, इसे अपन ने कल ओवरव्यू कर लिया था। एलिमेंट्स ऑफ द, एक बार ये लिख लो, फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज। एक बार लिख लो फिर बता देना मुझे, देन विल कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। एक बार लिख लो, देन प्लीज अपडेट मी। लिख लो जब बता देना प्लीज। देखो एलिमेंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज में पहला कस्टमर सर्विस पॉलिसी, इन्वेंट्री, फिर वापस इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी, इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी मतलब सप्लाई नेटवर्क, फिर आगे आपका इन्वेंट्री पॉलिसी, कॉस्ट प्लान, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी, लॉजिस्टिक्स, और वापस से लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक टारगेट और मैट्रिक। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वैसे तो ये। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाइड रखना है तो आपके लिए मैं ये बोल देता हूँ CII, ठीक है ना, और CII, CIILL, ठीक है, CIILL, ठीक है। तो देखो कस्टमर सर्विस पॉलिसी, इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी, इन्वेंट्री, तो एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, फिर आईटी ले लो, लॉजिस्टिक्स ले लो और ये लॉजिस्टिक्स ले लो, दैट्स इट, खत्म। कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी इसको दिमाग में सेट रख सकते हो, और कॉस्ट प्लान एंड ट्रांसपोर्टेशन ये फर्दर आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो सिल, लॉजिस्टिक पॉलिसीज, सिल, ठीक है ना, CIL, ठीक है ना, लॉजिस्टिक प्रोसेस पॉलिसी सिल। चलो ये कर लिया है तो आगे चलें, लिख लो यार एक बार। जब लिख लो ना एक बार बता देना। हाँ जी लिख लिया क्या?
तो लॉजिस्टिक पॉलिसीज अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा आपके लिए? सिल, C3I2L। सी से हो गया आपका कस्टमर सर्विस पॉलिसी, आई से आपका हो गया इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टारगेट एंड मैट्रिक्स। नाउ आ जाओ जी, अब अपन शुरू करते हैं रिवीजन। चलो, अब रिवीजन का चार्ट बनाना है, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ बनाऊंगा, बट आप क्या करना, एक पूरा पेज लेना, ठीक है। जैसे भी जो भी हमारी नोटबुक होती है ना, नोटबुक का पूरा पेज आना चाहिए आपके केस में, ये दोनों तरफ से ऐसे पूरा पेज आना चाहिए, ठीक है ना। तो नोटबुक का पूरा पेज आपको लेना है। लास्ट वाला क्या है बताता हूँ, लॉजिस्टिक टारगेट एंड मैट्रिक, सिल, ठीक है ना, CIL, सिल, बस याद आ जाएगा, ये 3 है और L। चलो आ जाओ, अब आ जाओ अपने, अरे ये क्या हो गया, हाँ जी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाता हूँ, बताते जाओ, ताकि रिवीजन अपना साथ में होते जाए और चीज नोट्स बनते जाए। चलो जी, मैंने इसे 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया था इस चैप्टर को, बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन। देखो हमने एनवायरमेंट स्कैनिंग कर ली, जब एनवायरमेंट स्कैनिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, फॉर्मुलेशन, है ना। पहला चैप्टर हमें क्या बताता था, पहला चैप्टर हमें बताता था बेसिक फंडामेंटल्स को बताया, व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, धंधा कैसे करना है, धंधा सही कैसे करना है, ठीक है ना, ये चीज़ हमने समझी थी वहाँ पर, वो बाद में देखेंगे, उसका रिकॉल वो कर लिया ऑलरेडी। दूसरा हमने देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट, जब आप धंधे में जाना चाहते हो ना तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और जब आपने धंधे के बारे में प्लान कर लिया कि मुझे अब ये धंधा स्टार्ट करना है, तो आपको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना जरूरी है। तो यस, तो हमने इस चैप्टर को स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया था। पहला पार्ट क्या था बताओ, बताओ पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट क्या था? तुम तो यार बोलते ही नहीं हो कोई, ऐसे कैसे चलेगा है भाई। निश्चय बताओ ना यार, आंसर आंसर बताओ आप, बाकी सारी चीजें बाद में करना ना स्वराज ना। पहला पार्ट था स्ट्रेटेजिकल फ्रेमवर्क। पहला पार्ट क्या था आपका? स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो लिखो फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यही था, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हो तो सबसे पहले फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब मैंने आपको बताया था, याद करो याद, फ्रेमवर्क में मैंने बताया था स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, उसका फ्रेमवर्क, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये थोड़े से टेक्निकल शब्द है, बट अगर मैं बात करूं वो 4 पॉइंट जो हम बोलते हैं ना, 4 पॉइंट हमारे कौन कौन से 4 पॉइंट थे एक स्ट्रेटजी के लिए? सबसे पहले एनवायरमेंट स्कैनिंग, दूसरा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तीसरा इंप्लीमेंटेशन, चौथा इवैल्यूएशन, ठीक है। यही 4 पॉइंट है ना, बस इन 4 पॉइंट को ही मैं यहाँ पे डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में डिवाइड कर रहा हूँ। बिजनेस एनवायरमेंट और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ये तो हो गया आपका स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये आपका एग्जीक्यूशन में आ जाता है। बट यहां थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इन्होंने चेंज करी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा यूट्यूब पे टैग लैग है क्या थोड़ा सा? मतलब अच्छा मैं बोल रहा हूं और आपको लेट सुनाई आ रहा है, ऐसा है क्या? ओके चलो, तो यहां आ जाएगा आपका बिजनेस असेसमेंट। बिजनेस असेसमेंट मतलब एक प्रकार से एनवायरमेंट स्कैनिंग हो गया, बिजनेस असेसमेंट। और दूसरा हो गया आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन में क्या आ जाएगा? एग्जीक्यूशन में क्या आ जाएगा?
ट्रांसलेट स्ट्रेटजी टू एक्शन, ठीक है ना, ये बोलता है ट्रांसलेट स्ट्रेटजी टू एक्शन, और दूसरा टेस्टिंग, टेस्ट लर्न एंड अडॉप्ट, टेस्ट लर्न एंड अडॉप्ट, ठीक है। तुम थोड़ा सा अपने हिसाब से अच्छे से लिखना ताकि तुम अच्छे से पूरे उस पेपर में अरेंज कर पाओ। 2 पेपर का एक चार्ट बनेगा तुम्हारा, 2 पेपर कंबाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। एक बड़ा पेपर आता ना जो बीच में से निकलता है, वो एक बड़ा पेपर, उसमें बनाना तुम। बिजनेस असेसमेंट, और दूसरा हो गया आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये लिख लिया। चलो, अब इस फ्रेमवर्क के लिए, ये फ्रेमवर्क आपकी तब इफेक्टिव हो पाएगी, ये फ्रेमवर्क आपकी तब इफेक्टिव हो पाएगी, हाँ, ये फ्रेमवर्क आपका तब इफेक्टिव हो पाएगा जब आपको अपने विजन के बारे में, अपने विजन के बारे में, अपने मिशन के बारे में, मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। मिशन के बारे में, गोल के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अपना पता होना चाहिए। विजन क्या है लिख लो यहां पर, व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू बी, वेयर वी वांट टू गो, ठीक है ना, वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी वांट टू बी, ठीक है। मिशन क्या हो गया, व्हाट वी आर, व्हाट वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या हैं, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। आप जगह है आपके पास तो आप लिख लेना, मेरे पास जगह इतनी वो नहीं है। व्हाई वी आर डूइंग, ठीक है। या तो ऐसा करो, पहले मैं लिख लेता हूं, मेरे बाद में तुम लिखो, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाता है। अब आ जाता है गोल और ऑब्जेक्ट। तो गोल और ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, गोल इज ए ब्रॉडर टर्म एंड ऑब्जेक्ट इज ए नैरोअर टर्म। मतलब गोल होता है जनरल एंड ऑब्जेक्ट होता है स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो इसे अपन गोल में मैंने तुम्हें क्या बताया था, आप इसे 2 या 3 शब्दों में लिख दो। गोल और इसको तो आपको डिफरेंशिएट में जो मैंने बताया था ना, वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। गोल और ऑब्जेक्ट, गोल इज ए ब्रॉडर टर्म, ये लिख सकते हो यहां पर, इट्स ब्रॉडर टर्म एंड इट्स जनरल, ठीक है, इट्स जनरल, ठीक है। और ये आ जाएगा इट्स अ स्पेसिफिक, इट्स पार्ट ऑफ गोल, जो आपके थोड़ा सा ना डिविएट कर रहा है एज पर द CS मॉड्यूल, ठीक है ना। एज इट्स अ पार्ट ऑफ गोल एंड इट्स स्पेसिफिक, इट्स स्पेसिफिक। एग्जाम्पल लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे अपना सेल्स बढ़ाना है, ठीक है ना, दैट इज द गोल। मुझे 2025 तक 30% सेल्स इंक्रीज करना है, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका। और एक आप यहां पे लिख सकते हो टारगेट, एक आप यहां लिख सकते हो टारगेट। अब आप इसको लिख लो, ठीक है, अब आप इसको लिख लो। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ विल कम ऑन दी, यस अभिषेक, गुड मॉर्निंग। यस, ये 2-3 पॉइंट आप लिख लो ना, ये आप लिख लो। गोल इट इज नॉट मेजरेबल बट ऑब्जेक्टिव इज ए मेजरेबल। तो 2-2, 3-3 पॉइंट लिख लो। और अगर, हाँ, बस 2-2, 3-3 पॉइंट लिख लो। और अगर आपके पास जगह बचे ना, तो यहाँ थोड़ा सा क्या करना, एक डिफरेंशिएट का एक कॉलम बना लेना, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन, छोटा सा 3-4 पॉइंट होते हैं ना, एक एक लाइन में लिख लेना, गोल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां जैसे आपने एक मेजरेबल पॉइंट दिया, ब्रॉडर टर्म दिया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये सारे पॉइंट्स सर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। या रुको, अभी अपन लास्ट में मैं लिखा दूंगा, अभी छोड़ दो, अभी तो अपन आगे चलते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं एक एक पार्ट को, ठीक है। तो इतना आपने पहले लिख लिया हो तो मुझे बताओ।
यस निश्चय, वंदे मातरम। क्या हो गया आपको आज, हैं जी निश्चय? तो पहला हम क्या देख रहे हैं? पहला हम देख रहे हैं बिजनेस फ्रेमवर्क। बिजनेस फ्रेमवर्क में हमने देखा था वही 4 चीजें हैं, बट उसको हमने बोला स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन। डेवलपमेंट में क्या आता है? एनवायरमेंट स्कैनिंग, इन्होंने बोला बिजनेस असेसमेंट। फिर क्या आता है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इन्होंने भी वही बोला है। फिर क्या आता है? इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने बोला एक्शन, ठीक है ना, एक्शन। और फिर आता है इवैल्यूएशन, इन्होंने बोला टेस्ट, रन एंड अडॉप्ट। दैट्स इट, लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। मैं ये लाइन कर रहा हूं, बट तुम्हें कोई लाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं लाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि एकदम प्रॉपर चलता रहे सीक्वेंस में। चलो, अब दूसरा जो आपका पार्ट आता है दैट इज बिजनेस पॉलिसी। जब आपका फ्रेमवर्क हो गया तो नाउ अगली जो स्टेप आपकी है वो क्या है? बिजनेस पॉलिसी। अब आप बनाओगे अपनी बिजनेस पॉलिसी। स्ट्रेटजी भी आपकी बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले अपना अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, विजन, क्योंकि देखो आपकी पॉलिसी भी बननी है एज पर दिस, तो सबसे पहले विजन, मिशन, ऑब्जेक्ट, गोल आपके तैयार होना जरूरी है। क्योंकि जब ये तैयार होंगे तो जब आपके जाके आपकी बिजनेस पॉलिसी बनेगी, और जब बिजनेस पॉलिसी डेवलप हो जाएगी तो आप अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करोगे। नहीं हुआ? लिखो आनंद, कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो, आप हो जाए तो बता देना। दिख रहा है ना भाई तुम्हें? नहीं दिख रहा हो तो बोल दो मुझे। ये लो, लिखो आनंद, आराम से लिखो। ठीक है, अब मैं बिजनेस पॉलिसी पे आता हूं। चलो आनंद आप लिखो, तब तक मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, बताओ जी, बिजनेस पॉलिसी मतलब क्या? क्या पढ़ा था हमने बिजनेस पॉलिसीज के केस में? बताओगे मुझे कि व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन बिजनेस पॉलिसी? बताओ क्या देखा था अपन ने बिजनेस पॉलिसीज के अंदर? बहुत सिंपल है, बिजनेस पॉलिसीज में क्या देखा था? बताओ बताओ बताओ। अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज अ बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी के बारे में लिखो, तो क्या लिखोगे, क्या बताओगे? आंसर लिखो भाई। सर टारगेट में कोई लाइन नहीं है, बाकी कंप्लीट। हाँ, टारगेट में कुछ भी नहीं है। टारगेट मतलब जो गोल्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स, जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स अपन ने अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे काम अपन ने डिफाइन कर दिए हैं कि ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, दीज आर दी टारगेट्स। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है बस, ठीक है। चलो, बिजनेस पॉलिसी सब भूल भुला गए तुम यार, करते क्या हो? चलो, बिजनेस पॉलिसी को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करो। बिजनेस पॉलिसी डिफाइन, डिफाइन क्या है बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस पॉलिसी, ठीक है ना, सॉरी फीचर्स, इंपॉर्टेंस तो बाद में आएगा। फीचर्स ऑफ द बिजनेस पॉलिसी, क्या फीचर्स है, फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी। चलो डिफाइन, कोई कर पाएगा, बताएगा मुझे व्हाट इज द बिजनेस पॉलिसी? वेरी गुड, सानिया आपने डिफाइन कर दिया है, यस। सो पहला तो हो गया डिफाइन, दूसरा हो गया फीचर्स, तीसरा हो गया इंपॉर्टेंस। डिफाइन में क्या हो गया सर? बिजनेस पॉलिसी क्या बताता है? इट्स ए स्टडी ऑफ, इट्स स्टडी ऑफ, मैंने बताया था सबसे पहले आपको किस तरीके से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, राइट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजमेंट, ठीक है ना, टू मैनेजमेंट, ताकि क्या कर सके, वो डिसीजन ले सके टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को, ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन, डिसीजन एज पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट इश्यूज आ रहे हैं उनके चैलेंजेस को फेस कर सके। वेरी गुड। और मैनेज यहां लिख सकते हो, इट्स स्टडी ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है बिजनेस पॉलिसीज, डिसीजन एज पर दी पॉलिसी, ताकि आप डिसीजन ले सको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड सिग्निफिकेंट इश्यूज विच कैन इम्पैक्ट, significant issue which can impact
विच कैन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। चलो ये हो गया आपका बिजनेस पॉलिसी। चलो जी आगे, नाउ कम ऑन द फीचर्स। फीचर्स यार ये सारे एक ही कलर है क्या, कलर चेंज करते हैं यार। फीचर्स, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंकिता, परफेक्ट। आगे बताओ, व्हाट्स द फीचर्स, कैसी होनी चाहिए पॉलिसी। फीचर्स, फीचर्स मतलब पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, क्लियर, ठीक है ना, रिलायबल, इट शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर, रिलायबल, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव, और भी कई सारे पॉइंट है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। पॉइंटर्स तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और स्टेबल एटसेट्रा, और आपको जो भी लगे आप इसमें और लिख लो, 2-3 पॉइंट और जो भी मैंने लिखाए हैं। हाँ, क्लियर, एप्रोप्रिएट, सिंपल, रिलायबल, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल, स्टेबल, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए, यस। इट शुड बी अलाइंड विथ ऑब्जेक्ट, अलाइंड विथ ऑब्जेक्ट, अलाइंड विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और कुछ है क्या, बस मेरे हिसाब से यही है। यूनिफॉर्म, हर लेवल पे यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एटसेट्रा। बहुत लिख दिए, 4-5 पॉइंट भी अगर तुम्हें आते हैं तो टेंशन, 5 पॉइंट तो आने ही चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ इंपॉर्टेंस। तो ये आपको समझ में आ गया, बिजनेस पॉलिसी, डिफाइन, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। डिफाइन देख ली, समझ में आ गया हमें, सिंपल। फीचर्स बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है, इसको नहीं भी याद करोगे तो आराम से 5-6 तो चिपका के आ जाओगे तुम। अब आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस अपन ने क्या देखा था इसका, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यस, बताओ एक बार। निश्चय ने अपना मौन व्रत, अरे पढ़ने दो ना निश्चय को, काहे परेशान कर रहे हो तुम। अच्छा जी, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, और इसी में एक ले लो आप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप करेक्ट, बराबर निश्चय, एकदम परफेक्ट। ठीक है, सो अगर आपको ये 3 पॉइंट्स, इसे तीसरे पॉइंट में लिखो, चलो थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं मैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, और ये तीसरा पॉइंट लिखो आप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ये हो गया आपका बिजनेस पॉलिसी। तो नाउ वी आर डन विथ पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, एंड जब हमारी बिजनेस पॉलिसी डेवलप्ड हो जाएगी देन विल कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मुलेशन। तो ये लिख लो एक बार, देन विल कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मुलेशन। तो अभी एकदम स्टेप आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, पूरा चैप्टर की कहानी क्या है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई भी, अच्छा 2-3 पॉइंट अगर आपको कुछ लगते हैं कहीं पे, मेरे को यहाँ पे तो अपन ने ऐसी कोई खास बात है नहीं, वो लिख दिया। ठीक है, बस ठीक है, सारी चीजें आ गई, वैसे तो कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। डन, निश्चय बहुत जल्दी नहीं लिख रहे हो आप।
अभिषेक आपको भी प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा, है ना, ताकि अच्छे से वर्ड में पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा। गोल एंड ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन का कारण है कि आईसीएसआई की बुक में थोड़ा सा वो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी आप किसी भी मैनेजमेंट की किताब में उठा लो, गोल्स आर दी ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी, गोल्स आर दी लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑब्जेक्टिव आर दी पार्ट ऑफ द गोल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आर द स्पेसिफिक। वो एग्जाम्पल लिख लो, आपको मैं ना गोल और ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यूज लिखा दूंगा। गोल और ऑब्जेक्टिव को देखो आईसीएसआई ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मॉड्यूल्स देखा था। तो आईसीएसआई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं लिखा सकता हूँ, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू, बट यार मैं लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। हाँ अभिषेक देखो आज पूरा कॉर्पोरेट मूड में है सर, आई विल टेक 4 days। अरे वो बना देगा सब जल्दी, बट वो कॉर्पोरेट मूड में आज, वो हमारा अभिषेक भाई है। चलो आ जाओ, हो गया ये वाला, डन, आगे चलते हैं। अब आ जाओ द नेक्स्ट फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, तो आपको पता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज में क्या आता है सर? 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज होती है। एक तो होती है कॉर्पोरेट लेवल, एक होती है आपकी बिजनेस लेवल, ठीक है ना, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, और एक होती है आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो हम मेजरली फोकस तो करने वाले हैं फंक्शनल लेवल पर, बट हमें पता तो होना चाहिए ना कॉर्पोरेट लेवल और उसमें है क्या, राइट। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, यस। पुराने वाले नोट्स में था ना, मैंने वही बोला ना, मैं आईसीएसआई का अगर व्यू डालूं तो वो लिखो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यार लॉजिकल, अपन लॉजिक से थोड़ा सा भी डिविएट होते हैं तो फिर मजा नहीं आता चीज़ों को, ऐसा लगता है कि रट रहे हैं अपन, फिर पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस बार वो नहीं लिखवाया, मैंने चेंज करवा दिया, ठीक है ना। आप देखोगे इस बार मैंने नोट्स में वो चीज़ पढ़ाई भी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज़ मैंने, आप देखोगे ना, मैंने किसी को नहीं पढ़ाई ये चीज़। क्यों नहीं पढ़ाई? बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ये देखो, आप बोलोगे सर आपने तो यही लिखा है, देखो ये क्रॉस करवाया हुआ मैंने, ये तुम्हें नहीं करना है, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। सो अंकिता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक तरीका बताया था, मैंने तरीका आपको क्या बताया, एक गोल अलग लिखो, ऑब्जेक्ट अलग लिखो, उसको डिफरेंशिएट, उसको और बस वो डिफरेंशिएट करने वाला जो तरीका बताया बस वो करो, ज़्यादा कुछ मत करो, ताकि क्या हो कि आप मतलब वहां घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, एग्जामिनर को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसी को किसी का कोई पार्ट नहीं बता रहे हो, ठीक है ना, तो ही मैनेज हो पाएगा। अगर ये आता है तो to achieve the mission of the organization, number of objective formulated to achieve the object of number of goal formulated, but this is not correct यार, this is not correct, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसका मैं एक आपको डिफरेंशिएट टेबल बना के देता हूँ, डिफरेंशिएट टेबल चिपका के आओ जहाँ पे भी आ जाए। अच्छा सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव में लिखवाना भूल गया यार, सॉरी 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 यार, ये पॉइंट कैसे भूल गया मैं, अभी लिखवाता हूँ मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेटिंग। चलो ये लिख ही लेते हैं पहले, आपके पास जगह होगी सभी के पास। ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंस यहां लिख लो, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने बताया भी था, अगर आपके पास जगह हो तो, या बाद में नीचे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे अगर आप बोलते हो तो, मैं यहाँ शॉर्टकट तो लिखवा देता हूं, JBHP, ठीक है, JBHP, जस्टिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, बेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और हेल्प इन डिसेंट्रलाइजेशन, और प्रोवाइड डायरेक्शन, और एक और आता है हेल्प इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो दीज आर द पॉइंट्स, मैं नीचे अभी आपको और लिखा दूंगा, ठीक है ना। चलो तो इंपॉर्टेंस आप जरूर लिख लो, बाकी कोई खास बात है नहीं।
हाँ, नीचे मैं अभी लास्ट में लिखा दूंगा, ठीक है। तो नीचे दो चीजें मेरे को लिखानी है, एक तो आपके लिए लिखाना है गोल और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, गोल वर्सेस ऑब्जेक्ट लिखा दूंगा, और एक आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। आ जाओ, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। तो मुझे बताओ क्या है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बताओ व्हाट इज द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। प्रोवाइड डायरेक्शन, व्हाट इज टॉप लेवल, अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, आप ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो ना, आपको दिमाग में आ जाएगी फटाफट से, रतन टाटा। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ रतन टाटा एग्जाम्पल के लिए, ताकि तुम्हें फटाफट याद आ जाएगा, रतन टाटा। यहाँ लिख लो आप बिजनेस लेवल, मतलब TCS, टाटा मोटर, ठीक है, और टाटा स्टील एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और यहां अगर आप लिखना चाहो, इसे मैं वैसे लिखा ही दूंगा, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन एटसेट्रा, वो मैं लिखा ही दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट क्या है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, ठीक है। हाँ, तो इसे what business we should be in, कॉर्पोरेट लेवल में अपन अगर लिखें, एक मिनट, मुझे रिलीवेंट चीजें लिखनी है, तो देख लेता हूं क्या लिखना चाहिए। व्हाट टू डू, यहां लिख दो अपन व्हाट टू डू, यहां आ जाएगा हाउ टू डू, राइट। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, चलो। व्हाट टू डू इधर आ जाएगा अकॉर्डिंगली हाउ टू डू। अब व्हाट टू डू में आगे इसको थोड़ा सा अपन और बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन देते हैं, ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ग्रोथ, ठीक है ना। लॉन्ग रन में कैसे ग्रोथ करेंगे, हाईएस्ट लेवल हो गया, बस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ये लॉन्ग टर्म पिक्चर पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप लोग लेवल के लोग होते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स कि सर इसमें कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है, जैसे मर्जर, एक्विजिशन, ठीक है ना, एक्विजिशन, रीस्ट्रक्चरिंग, डीमर्जर, ठीक है ना, बस एटसेट्रा, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। और बड़े बड़े लेवल कौन कौन सा, और रिसोर्स अलोकेशन, एक और एग्जांपल लिख लो, रिसोर्स अलोकेशन, ठीक है ना। जो टॉप लेवल के रिसोर्स होते हैं ना, उनका अलोकेशन भी इस लेवल के द्वारा किया जाता है। तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है हाउ टू डू दैट बिजनेस, हाउ टू डू, किस तरीके से वो बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो ये मेजरली क्या करते हैं बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई किताबें हाथ में नहीं होनी चाहिए आपके, कोशिश करो बिना किताब के बोलो। मैंने आपको एक चीज यहां बताई थी, इंपॉर्टेंट चीज, वो ध्यान रखना बस। इनका मेन काम क्या होता है भैया, कॉर्पोरेट ने सब कुछ बना दिया, स्ट्रेटेजी बना दी, सब कुछ कर दिया, अब उस स्ट्रेटेजी पे इनको काम करना होता है बिजनेस वालों को, ठीक है ना। सपोर्ट फॉर द कॉर्पोरेट, ठीक है ना, सपोर्ट फॉर द कॉर्पोरेट। ये तो हमेशा एक चीज आपके दिमाग में रखना, बिजनेस लेवल आ जाए ना तो हर जगह एक चीज तो चिपका ही देना, सपोर्ट ऑफ द कॉर्पोरेट, सपोर्ट टू कॉर्पोरेट लेवल, सपोर्ट टू कॉर्पोरेट लेवल। फंक्शनल में क्या आ जाएगा, सपोर्ट टू बिजनेस लेवल। ये एक चीज तो हमेशा दिमाग में सेट रखना, सपोर्ट टू बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। चलो अब मुझे बताओ, बिजनेस लेवल बोलता है हाउ टू डू बिजनेस इन एसबीओ मैनी रीजन, हाँ यस निश्चय, कंपिटिटिव एडवांटेज, ये फोकस करते हैं कंपिटिटिव एडवांटेज पर। हाउ टू डू
फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके लिए क्या क्या करते हैं ये मैंने 2-3 चीजें बताई थी आपको। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे कैसे, याद करो याद करो याद करो। कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सेगमेंटेशन, ऐसा ही मार्केट सेगमेंटेशन। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडर, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कॉस्ट लीडरशिप हो गई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और एक था मार्केट सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट, ठीक है। ये इन चीजों पे फोकस करते हैं, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब पूरा अपन सार जो निचोड़ है, जो की कंटेंट है वो यहां पे डाल रहे हैं। अब आ जाओ फंक्शनल लेवल पे। अब फंक्शनल लेवल पे हम इसे क्या करेंगे, विल सेग्रीगेट इन वेरियस फंक्शनल स्ट्रेटजीज एंड देयर आर 5 स्ट्रेटजीज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो चार्ट है वो यहां नहीं आएगा। अब आपके चार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारा बराबर हो चुका है, तो इसके लिए आपको एक ऐसे लाइन लेते हुए नीचे आना पड़ेगा और फिर अपनी स्ट्रेटजीज को बनाना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर चार्ट को कवर कर सको, अच्छे से एक ही पेज में आप इसे मैनेज कर सको। जैसे मैं यहाँ पे आया और अब मैं यहाँ से एक अच्छी लंबी लाइन ले लूंगा, ताकि मेरी सारी स्ट्रेटजीज यहीं पे आ जाएगी। यहां तक लिख लिया क्या? पहले आप यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक मिनट बस, आते हैं, रुको रुको। वो बेसिक लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल जो है ना, दैट इज द फाइनेंस, फॉर फाइनेंस का है, फाइनेंस का पार्ट है। तो भी देखो, फंक्शनल लेवल में क्या आ जाता है, फाइनेंस आ गया, मार्केटिंग आ गया, एचआर आ गया, प्रोडक्शन आ गया और लॉजिस्टिक्स आ गया। बस देयर आर 5 स्ट्रेटजीज एट फंक्शनल लेवल, फाइनेंस, मार्केटिंग, क्या बोलते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स। तो अभी मैं वो लिखवाऊंगा आपको, बट आपके चार्ट को व्यवस्थित करो, समय दो, जल्दबाजी मत करो। चार्ट आपका एक पेज में आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, मेरा तो चलो ठीक है, फिर भी लेकिन मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई है कि 2 पेपर को एक साथ में लेके आप अगर कर रहे हो तो आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दो, आराम से, जल्दबाजी मत करो, चार्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। इस चार्ट के लिए इंटरनली चार्ट प्रिपेयर चाहिए होगा, बड़ा वाला नहीं, लिटरली चार्ट पेपर चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप दो, जो मैंने आपको एक नोटबुक बताई ना, आपका शायद आप A4 पे बनाओगे ना अभिषेक, तो आपको इश्यू आएगा, बट जो कॉपी पे बना रहे हैं, आपको भी नहीं आना चाहिए अभिषेक वैसे इश्यू, आना तो नहीं चाहिए यार। देखो अभिषेक, या तो ऐसा करो अभिषेक, आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ए का अलग, ए को एक अलग पेपर पे ले लो, बी को अलग पेपर पे ले लो, A4 है ना आपके पास, और सी को अलग पेपर पे ले लो, ऐसा ले लो, ठीक है। A3 पेपर करता हूं, हाँ A3 करोगे तब तो आ जाएगा, A3 पेपर पे ट्राई करना, आप हो जाएगा, A3 पे हो जाएगा आपका। और बाकी जो आराम से, मैं सभी के लिए रुक रहा हूं ताकि आप अच्छे से बना पाओ इस चार्ट को, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। चलो आ जाओ, अब आप लिखो अपनी 5 स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में आ जाओ।
और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में आप लिखो पहला फाइनेंस, है ना, पहला फाइनेंस, दूसरा मार्केटिंग या एचआर, मार्केटिंग ले लो, तीसरा एचआर ह्यूमन रिसोर्सेस, चौथा प्रोडक्शन, और पांचवा क्या हो गया, लॉजिस्टिक्स। ठीक है ना। तो अब आपको ये 5 फंक्शनल स्ट्रेटजीज है। इस चैप्टर के जो मुद्दे की बात है वो यही तो है। इस चैप्टर ने क्या बोला था, बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेटजी, एंड दीज आर द फंक्शनल स्ट्रेटजीज, दीज आर द फंक्शनल स्ट्रेटजीज। आई होप दिस इज क्लियर, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब आ जाओ, जब आप फाइनेंस में आओगे तो हमने फाइनेंस को, आपको आइडिया, 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया था। एक तो बेसिक फाइनेंस स्ट्रेटजी, है ना, एक तो बेसिक फाइनेंस स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन। आप चाहो तो थोड़ा सा उल्टा कर सकते हो, बेसिक की जगह पहले स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो और फिर उसका उसे सेकंड बेसिक कर सकते हो। स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन और फिर अपन ले लो, 1 मिनट रुकना, लिखना मत, रुकना 2 मिनट, थोड़ा सीक्वेंस मुझे सेट करने दो। बढ़िया, फाइनेंस में स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन, हाँ, आपने अगर लिख भी लिया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट मैं तो चलो यहाँ कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन मतलब देखो, पहले ये तो डिसीजन लो पैसा आएगा कहाँ से, फिर उस पैसे को यूज कैसे करना है वो बाद में देखते हैं, है ना। तो एक तो हो गया स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन और फिर हो गया और बेसिक फाइनेंस स्ट्रेटजी, फिर आता है आपके जनरल फाइनेंस, बेसिक मत बोलो, जनरल बोलते हैं इसे, जनरल फाइनेंस स्ट्रेटजीज। ठीक है, चलो जी। तो अब मैं यहां पर अगर आपको लेके आऊं तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें क्या हो गया, इसमें आपके 3 डिसीजन हो गए। ठीक है, इन्वेस्टिंग, पैसा इन्वेस्ट कहां करना है, लेकिन उसके लिए पैसा आएगा कहां से, तो उसका आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनेंस डिसीजन। आ रही आवाज? अब मुझे बताओ कहां से वॉइस नहीं आ रही थी? कहां से तुम्हें आवाज नहीं आई मुझे बताओ, मैं वहां से वापस बोलता हूं। देखो, वापस बोल देता हूं पूरा। तो पहला मैंने बताया था कि आपको स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन और फिर जनरल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। ठीक है, स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन में पहला था कि इन्वेस्टमेंट,
कहाँ करना है, अच्छा मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इतने कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं तो कैपिटल बस्टिंग आ जाएगी, मतलब इतना फिक्स एसेट्स वगैरह में पैसा लगाना है तो कैपिटल बस्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना। जब भी आप देखो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, कैपिटल बस्टिंग मतलब क्या होता है। कैपिटल बस्टिंग तुमने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा कि कैपिटल बस्टिंग कैपिटल बस्टिंग कैपिटल बस्टिंग, भाई होता क्या है रियल टर्म में, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अ कैपिटल बस्टिंग? कोई रियल टर्म में बताएगा व्हाट इज अ कैपिटल बस्टिंग? हाँ जी बताओ, व्हाट इज रियल कैपिटल बस्टिंग, होती क्या है? अब मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, व्हाट इज द कैपिटल बस्टिंग? अगर तुम्हें ये शब्द अगर मैं समझाऊंगा नहीं ना तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले, आहा। बट याद नहीं करना है। अरे क्या ये एनपीवी एरआरआर, क्या तुम ना, ये ना सिर्फ किताबी चीजें हैं ये, बट जब तक किताबी का चीजों का रियल इंप्लीमेंटेशन नहीं पता होगा ना, नहीं मजा आएगा। मतलब क्या, समझाओ मुझे, कौन सा एग्जाम्पल दो कोई। ओके ठीक है। कौशल बोल रहा है कि सर अगर मान लो हमें खरीदना चाहिए, लीज पे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके देखो मैं बताता हूं, जब तुम मान लो कोई अपना बिजनेस धंधा शुरू कर रहे हो, जैसे शशांक अपना धंधा शुरू कर रहा है, तो अब शशांक क्या सोचेगा? शशांक बोलेगा कि मेरे को आज से क्या, मुझे आपने जैसे लीज आउट बोला ना, मैं कॉलसुप तो आपके अकॉर्डिंग जाता हूँ, या किसने बोला था ये लीज पे लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आएगा सभी को। जैसे शशांक बोलता है कि यार अब मैं धंधा शुरू कर रहा हूँ तो मैं कुछ करूँ क्या, तो शशांक बोलता है यार या तो मैं ना रेंटेड प्रमाइसेस में चले जाऊं या मैं प्रमाइस खरीद लूं। अगर मैं प्रमाइस खरीद लूंगा तो मेरा इतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा, क्योंकि मुझे लोन पे ब्याज तो देना पड़ेगा ना। आज खरीदता हूं, वो पैसा मान लो मैं कहीं से लोन लेता हूं तो ब्याज तो देना पड़ेगा। मान लो मैं लोन नहीं लेता हूं, खुद का पैसा देता हूं, अरे कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो ब्याज तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, वो मेरा लॉस होगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। प्लस मैं हर साल कितना रेंटल दूंगा अगर मैं लीज पे जाता हूं तो। दिस इज दी वन फैक्टर, नॉट दी कंप्लीट फैक्टर। अदर फैक्टर्स कि मैं अगर अपनी प्रोमाइसेस में आता हूं तो व्हाट आर द एडवांटेज आर देयर, एंड अगर मैं रेंटेड प्रोमाइसेस में रहता हूं तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज। सो इन सबको एनालाइज किया जाता है और आप एक प्लान करते हो कि हाँ नाउ आई हैव टू गो फॉर दी परचेज, आई वॉन्ट टू ओन दिस बिल्डिंग, आई वॉन्ट टू ओन दिस बिल्डिंग, राइट। हाँ एक तो ये हो गया। एक कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, जैसे मैंने हमारे कंपनी में एक सेटअप किया था, हमने एक डिपार्टमेंट बनवाया, एक डिपार्टमेंट तो क्या बोलूं, हमने एक सेपरेट टीम के लिए एक सेपरेट सेगमेंट बनाया था, नॉक टीम बोलते थे हम उन्हें। वो 24/7 सपोर्ट करती थी, 24/7, सुबह भी शिफ्ट चलती थी, शाम को भी शिफ्ट चलती थी। तो वो सारा प्रोजेक्ट मैंने ही उस समय हैंडल किया था। तो उसमें ये था, मेरे को ये मांगा गया कि भाई बताओ अगर हम ये नॉक का सेटअप करने वाले हैं आज, तो व्हाट विल बी द कैपेक्स। ओपेक्स मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो आपके रेगुलर डे टू डे रूटीन में इंकर्ड होते हैं, बट कैपेक्स जो आपका वन टाइम इंकर्ड होता है। सो आई शेयर देम बजट ऑफ द कैपेक्स कि व्हाट विल बी द टेंटेटिव एक्सपेंडिचर इन दैट केस इफ वी विल गो विद दिस सेटअप। हमने पहले तो सेटअप का प्रोटोटाइप बनाया। वंस द प्रोटोटाइप इज रेडी, तो उसके लिए हमने आर्किटेक्ट वगैरह को हायर किया था कि भाई ये दिस इज द प्रोटोटाइप फॉर द सेटअप, कोई कैपिटल एसेट्स खरीदने से पहले। हाँ ठीक है ना। तो तुम्हें भी ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो तुम्हें उस पर प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ेगा। प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद में तुम्हें उसकी कॉस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी। कॉस्ट एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है ना, कॉस्ट एनालिसिस कैसे करोगे, कॉस्ट एनालिसिस करोगे कि वेरियस एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। देखो उनका एक्सपेंडिचर, मेरा जो वहाँ सेटअप किया था, तो मुझे एक एक चीज़ वो देखना था कि भैया अभी ये एरिया मेरा सेटअप करवा रहा हूँ, तो इस एरिया पे
मेरे को लाइटिंग का सेटअप कैसे लगेगा, इंफ्रा कैसे लगेगा, सिस्टम कितने लगेंगे, ठीक है ना, सिस्टम के लिए कनेक्शंस, मेरे को जो लैंडलाइन कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ है वो क्या रिक्वायर्ड होगी, राइट। ये सारी चीज़ें, बारीक से बारीक चीज़ें। वहाँ पर अगर मेरे को कोई एक सिक्योरिटी अपॉइंट करवाना है तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर क्या होगा, वहाँ रूटीन में जो हाउस कीपिंग एक्सपेंडिचर होना है, वहाँ उनके लिए चाय पानी का खर्चा, ये सारी से बारीक पॉइंटों को मैंने वहाँ पे कंसिडर किया। सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आइडिया रहे कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना कैपेक्स लगाने वाला हूँ। चाय पानी का खर्चा तो इट्स अ डिफरेंट थिंग यार, इट्स ओपेक्स में आ जाएगा, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ कैपेक्स। बट जो मोटा मोटी मेरा ये था कि इंस्ट्रूमेंट कितने आएंगे, उन पे एक्सपेंडिचर मेरा कितना होगा, राइट। ये मेरे लिए कैसा टेंटेटिव बजट प्लान मैंने बनाया कि इफ वी विल गो विद दिस सेटअप देन एक्सपेंडिचर विल बी मोटा मोटी। अगर आप जाओगे मतलब सर कैपेक्स के लिए बजट प्रिपेयर करना, हाँ हाँ हाँ, तो उस नॉक सेटअप में मैंने हमारे टीवी वगैरह भी लगवानी थी हमें, ऊपर से डक्ट का सेटअप अलग करवाना था, लाइटिंग सेटअप अलग करवाना था, तो सारा बहुत इंफ्रा का काम हुआ। मान के चलो 3.5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था टोटल। तो उसका मैंने पूरा बजट, कैपेक्स बजट बनाया था कि दिस विल बी दी कैपेक्स फॉर दिस। एंड फिर उसका आता है कि ये तो हो गया तुम्हारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हाट विल बी द रिकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर दैट, वो एक अलग से बनाओ, ताकि हमें एक बजट भी बनाना होता है, बजटेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे। तो हमने रिकरिंग एक्सपेंडिचर का भी एक प्लान बना के भेजा कि भाई इसके लिए इतने लोग काम कर रहे हैं एंड दैट विल बी द रिकरिंग एक्सपेंडिचर विच वी हैव टू इंकर ऑन अ मंथली बेसिस अलॉन्ग विद द सैलरी। उन आदमियों की सैलरी क्या होगी और प्लस जो अलग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होंगे वो क्या होंगे, वो सारी डिटेल हम बना के वहाँ देते थे, ठीक है। तो वो सारा आपका कैपेक्स में आ जाता है, दैट इज द कैपिटल बस्टिंग। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई मेरा कैपिटल बस्टिंग क्या है और फिर वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे रूटीन के लिए क्या है। अब आप यहां पे देखते हो सर मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं पैसा क्या करूं, मतलब क्या करूं, पैसा ऑनेस्ट शेयर होल्डर का पैसा हो या डेब्ट का पैसा हो। अब ये डिपेंड करता है आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहते हो, क्योंकि जैसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वैसा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो मेरे पास डेब्ट और इक्विटी दोनों है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दैट केस। मेरे पास लेट्स अज्यूम, अब मैं तुम्हारा थोड़ा कॉमन सेंस चेक कर रहा हूं यहां पे, मेरे पास मान लो 50 लाख डेब्ट है और 1 करोड़ की इक्विटी है। बताओ तुम, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, है ना। इफ यू हैव एनी जेन्युइन क्वेश्चन देन आई विल हेल्प यू, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई बताएगा मुझे। बोलो भाई, बोलो भाई, सबर करो, है ना। आप बोलोगे रुको जरा सबर करो, हमें लिखने तो दो। कौन बोल रहा है डेप्ट पे जो इंटरेस्ट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, एनी अदर, एनीवन। इक्विटी पर गुंजन बोल रही है, इक्विटी पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है अभी आपको समझाता हूं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। अभी तक किताबें 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 पढ़ी है ना, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। नहीं यार क्या कर रहे हो तुम। चलो अभी तुम थोड़ा लॉजिकल बनो। यहां पे मैंने तुमसे ये चीज बताई, तुमने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा। मैंने तुम्हें बोला मुझसे क्वेश्चन पूछते ना, मैं बताता तुम्हें, फिर तुम मुझे बताते सर दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो समझाता हूं तुम्हें। मान लो तुम्हारा डेप्ट पे ब्याज जाता है 10% और इक्विटी पे मान लो तुम पे करते हो 4%, ठीक है। सो व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
बताओ व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बताओ, अब तो बता पाओगे, अब तो बता पाओगे। तुमने ना थोड़ा सा ना किताबों के आगे जाना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा। ये बहुत किताबें ना कभी वास्तव में रियल आदमी नहीं बनाती है यार अपने को। और अपने सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यार किताबों से बाहर लेके ही नहीं आ रहे। अपन को किताबें पढ़ने में जोर ही इसलिए आता है क्योंकि हम किताबों के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप किताबों के बाहर आके पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको किताबें आसान लगना शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताओ यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? नहीं स्वराज, क्या कर रहे हो? वाट लगा डाली अपन ने तो। बताओ मुझे, तुम आराम से बता पाओगे? अभिषेक, यू शुड बी दी कॉमेडी नाइट विद कपिल के साथ जाना चाहिए आपको। सर इसीलिए वी आर नॉट किताबी लवर, वी आर वीडियोस लवर। वाओ, गुड आंसर। चलो जी बताओ, आगे बताओ मुझे। न चलो मैं बताता हूं यार, कितना सिंपल है मेरे भाइयों। अरे अब तुम्हें यहां पे निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 50 लाख मतलब 0.5, ये हो आपका 0.1, ऐसा कुछ भी दे दो, मतलब वेट कर दो ना 1.50। 1.50 में इसका वेट दे दो। अब जो भी आता है यार, अब क्या कैसे आएगा देखो। मेरे पास कैलसी है क्या? कैलसी मेरे पास नहीं है। 96 लाख ना 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 96 लाख। अब ज्यादा कौत्सुक ना, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। निश्चय बोल रहा है 9.88%। 9.88 नहीं आएगा रे मेरे पास कैलसी यार। कैलसी से कैलकुलेट करो, रुको देखो ऐसा कैलकुलेट करो। 50 लाख और 100 लाख, ये कितना हो गया? 150 लाख। तो इसका वेट निकालो। इसका वेट कितना आ रहा है? 50 अपॉन 150, 100 अपॉन 150, ये वेट निकालो। और फिर ये जो रेट है, उस वेट को इस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। एंड दिस आंसर विल बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। हमने ना फॉलो किए हैं फॉर्मेट्स, बट हमने उनको कभी भी समझा नहीं, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करी, राइट? चलो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ये तो ऐसे ही लिखा है, यहाँ कोई उसका लेना देना नहीं है, बट ऐसे ही बात चल रही थी ना, तो मैंने कहा समझा दूं तुम्हें। तो ये अपना हो गया फाइनेंशियल डिसीजन, और एक हो गया आपका डिविडेंड डिसीजन। दैट्स इट, कोई खास बात है नहीं, है ना? हाँ, आई होप आगे चलूं मैं अब। सो ये हमारा हो गया ये। अब आता है जनरल फाइनेंस। जनरल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आता हूं, तो हमने यहां पे क्या क्या देखा था? देखो, फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो में क्या आता है आपको पता है? फ्री कैश फ्लो में क्या आता है वो यहां पे छोटा सा पॉइंट लिखना चाहो आप लिखो। फ्री कैश फ्लो में क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? ऑपरेटिंग कैश फ्लो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ठीक है ना, एटसेट्रा। चलो दूसरा, मैंने आपको क्या बताया था? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये क्या था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? बताओ मुझे। मैं रुकता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक आप बताओगे मुझे। सरप्लस कैश फ्लो, वेरी गुड, बराबर है सरप्लस कैश फ्लो। तो ये हो गया आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी तुम्हें समझ आ गया है, ठीक है? माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने उस समय भी एग्जांपल लिया था। फिर उसके बाद में क्या था? असेट्स अलोकेशन, असेट्स रिसोर्सेज, असेट्स मैनेजमेंट, सॉरी असेट्स मैनेजमेंट, ठीक है? इसमें कोई खास बात है नहीं। यहां आप लिखना चाहो तो एक लाइन लिख दो, इफेक्टिव यूज ऑफ असेट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दैट्स इट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है?
चलो अगला, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वो आ जाता है यहां पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रोथ इंडिसेस, ठीक है, और टैक्स का है शायद, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। चलो मेजर अपने ये पॉइंट सारे अपने यहाँ पे अपन ने कवर कर लिए हैं, ठीक। अच्छा हाँ, रिस्क असेसमेंट भी है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। कितना बोलो, अगर हमने याद करने जाओगे ना तो कभी भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब अपन याद नहीं कर रहे हैं इसलिए अच्छा समझ आ रहा है और दिमाग में सेट भी हो रहा है, रट नहीं रहे हैं अपन बस। नहीं तो यार कभी भी नहीं कर पाएंगे अपन, कभी भी नहीं कर पाएंगे। और आराम से चलो, कोई जल्दबाजी वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। चलो आ जाओ, मार्केटिंग पे आ जाओ। थोड़ा सा मेरे को लगता है फ्लो यहाँ पे बिगड़ेगा मेरा। मार्केटिंग कोशिश करता हूँ यहीं पे अरेंज करता हूँ। मार्केटिंग में याद करो, मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, मैंने खास चीज बताई थी मार्केटिंग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या ध्यान रखा जाएगा बताओ। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो गया, 11:06। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, वेरी गुड। WWW क्या था ये WWW? Which market to compete? Which market to compete? ठीक है, which market to compete? What is basis for compete? ठीक है, what is basis for compete? और when to compete? compete, ठीक है। ये है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सर हमको जो चीज ट्रेनिंग पे लगने वाली है वो सब एग्जीक्यूटिव में पढ़ा दिया एंड अब सब भूल गए। नहीं, अरे एग्जीक्यूटिव में तुमने पढ़ा, बट अगर उसे तुमने ना देखो, ये रटने वाली चीजें है ही नहीं। दीज आर द बेसिक फंडास। अपन क्या सोचते हैं कि अपन ये जब याद करेंगे रटेंगे ना तो मामला देखो फिर लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं जाएगा। हमें सिर्फ उसके ग्लिम्स पता होने चाहिए, ये टर्मिनोलॉजीज ना पता हो लेकिन हमें उसकी भावनाएं पता होनी चाहिए, वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर वो पता है तो हम आंसर तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता उसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, बोलता ही नहीं मैं तो। ठीक है, तो तुम्हें कनेक्ट कराने के लिए मैंने बोल दिया कि सिंपल है। तो भैया पैसा कितना लग रहा है, मेरे जेब से कितना पैसा जाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। दैट इज माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आज 15 लाख रुपए अपने डाले हैं, ठीक है, और 20 लाख रुपए का लोन लिया है, मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा। भैया अगर ये 15 लाख मैं ना डालता, मैं इन्वेस्टमेंट कर देता तो वो भी मेरा रिटर्न होता ना। तो एक तो वो लूज कर रहा हूँ और एक जो ब्याज दे रहा हूँ वो, तो इन दोनों का एवरेज निकाल के जो मेरा पैसा लागत लग रही है वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। ये कॉमन सेंस से डेवलप होता है, कोई बात नहीं। यस, बट ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, मार्केटिंग। अब इसमें अपन ने क्या देखा था, मार्केटिंग के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था, याद आ रहा है? मार्केटिंग में हमने देखा था आपका स्ट्रेटेजिक गैप क्या है वो आइडेंटिफाइड करो, और दूसरा क्या था स्ट्रेटेजिक गैप, आपकी मार्केट पोजीशनिंग क्या है और आपका एंट्री लेवल क्या है ना, यही देखा था अपन ने इसमें। स्ट्रेटेजिक गैप, फिर मार्केट पोजीशनिंग, और तीसरा क्या था भाई, तीसरा एंट्री लेवल। अब मार्केट पोजीशनिंग में अपन ने क्या देखा था, अपन ने 3 चीजें देखी थी मार्केट पोजीशनिंग में। पहला मार्केट लीडर, आप चाहो तो यहां पे एग्जांपल लिख सकते हो, जो खुद आया, जैसे खुद ने इनिशिएटिव लेके आया। यहां शायद अपन ने ओला का एग्जांपल लिया था, है ना, ओला का लिया था, और किसका लिया था यार, मेरे को भी याद नहीं आ रहा एग्जांपल। बहुत सारे 2-3 एग्जांपल लिए थे अपन ने, ओला लिया होगा शायद,
इंडिया में ओला लिया होगा, ओयो लिया होगा, नहीं ओयो नहीं, ओला लिया होगा। किसी को याद है तो मुझे बताओ एग्जाम्पल कौन सा लिया था अपन ने, वो एग्जाम्पल कोट कर देते हैं यहाँ पे। फिर मार्केट चैलेंजर, जो लीडर को कंपीट करता है क्लोजली, चैलेंजर। फिर आता है मार्केट फॉलोअर, जो वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी पे काम करता है, ठीक है ना। ब्रैकेट में छोटी छोटी लाइनें लिख लिया करो, उबेर, ओला, रेडियो टैक्सी, रैपिडो, पेप्सी, कोको कोला, ओला ओला, है ना। अपन तो मार्केट लीडर ओला, मार्केट चैलेंजर उबेर, बट ओवरऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं मैं वर्ल्ड वाइड लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं। इंडिया में सबसे पहले ओला आया, फिर उसके बाद में उबेर ने उसको क्लोजली कंपीट किया, फॉलोअर्स में रैपिडो आ गया। नीश मार्केट, नीश मार्केट मैंने एग्जांपल लिखा भी था यार, नीश मार्केट, ठीक है। एंट्री लेवल में देखो अपन ने क्या बोला था, पायोनियर, पायोनियर, एंट्री लेवल पे क्या था, पायोनियर। पायोनियर्स, क्लोज फॉलोअर्स और लेट एंट्रेंट्स। पायोनियर्स, क्लोज फॉलोअर्स बोला है इन्होंने, क्लोज फॉलोअर और नीश मार्केट। ये नीश ही था ना यार, दिमाग में नहीं आया। लेट एंट्री, सॉरी क्या रे यार, मैं क्या कर रहा हूं, लेट एंट्री, लेट एंट्री, ठीक है। हाँ, एयरबीएनबी, ओयो, सस्ते होटल चलो जी, आई होप दिस इज क्लियर। और स्ट्रेटेजी गैप में तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने बोला गैप आइडेंटिफाइड करो, वो करो, तो यहाँ पे कुछ है नहीं है ना, नथिंग। अब आ जाओ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मेरे पास थोड़ा सा जगह का इशू है, बट तुम तो मैनेज करना अच्छे से। मैं ह्यूमन रिसोर्सेज को ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या पॉइंट था पहला ह्यूमन रिसोर्सेज में, कोई बताएगा? यस बताओ, यस यस अंकिता, परफेक्ट। क्या था ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर? पहले अपनी करंट कैपेसिटी, मतलब पहले अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाइड करो, असेस दी कैपेसिटी, असेस दी करंट कैपेसिटी, ठीक है। जब आपने उसको असेस कर लिया, अब आपको फ्यूचर में कितने चाहिए फोरकास्ट करो, है ना। फोरकास्ट द रिक्वायरमेंट, फोरकास्ट द HR रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर देखो कि गैप एनालिसिस, कोई गैप है क्या करंट वर्सेस फोरकास्ट में, तो अकॉर्डिंगली क्या करो, डेवलप द HR स्ट्रेटजी, डेवलप द HR स्ट्रेटजी टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पे कई सारे पॉइंट्स हैं, वो आप प्रेफर कर लेना, वो मैं यहां नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। वो मैं नहीं लिखा रहा हूं, वो आप लिख लेना, ठीक है। इसके अंदर आप कई सारे पॉइंट्स हैं, वो लिख लेना आप। उसमें क्या ट्रेनिंग आ गया, मोटिवेशन आ गया, वो 4 5 6 पॉइंट लिख लो, दैट्स इट, सफिशिएंट। नाउ कम ऑन द प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज। नाउ आ जाओ जी, अभी आते हैं अपन प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज। हाँ, ये आप सब लिख लो, आप आपके हिसाब से लिख लो, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप लिख लो, आप आराम से आप बनाओ, आप डिले मत करो, चीजों को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ो। मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। यस लिख सकते हो आप, ये सारे लिख सकते हो, उसमें डॉट डॉट छोटा छोटा करके लिख लो। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग,
डेवलपमेंट, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, कंपनसेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, ये सब लिख सकते हो आप। और क्या आ गया, ट्रेनिंग आ गया उनका, और क्या आ सकता है, ये सारी चीजें आ जाएगी यहाँ पे आपके। अभी इसको खत्म होने दो बाद में सोचेंगे, बाद में हो नहीं पाएगा। क्या टाइम हो गया, 11:30, मुश्किल है। मैं ओवरव्यू जरूर दे दूंगा, अगले वाले चैप्टर का एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगा, सो दैट यू विल गेट आइडिया कि अगले वाले चैप्टर में होने क्या वाला है, क्योंकि ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है ना। और आराम से चलो यार, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। अपन जो पढ़ रहे हैं इतना शिद्दत से पढ़ रहे हैं कि तुम्हें आगे आने वाले समय में इनके लिए लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट रेगुलर एक चीज़ ध्यान रखना, हर वीक में मैं जो पढ़ाता हूँ उसके साथ पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये जो आने वाला संडे है, मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगा, आने वाला संडे पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो चौथा चैप्टर मैं शुरू कर दूंगा तुम्हारा, बट आने वाले संडे, अभी जो 2 दिन बाद जो संडे आ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी दिन उठ के आऊँगा और उसी दिन सरप्राइज टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। और मैं आपके साथ लाइव, और जब सरप्राइज टेस्ट लूँगा तो आप ऐसे यूट्यूब पे नहीं होंगे, ना कोई ऐप पे होंगे, यू विल बी ऑन जूम। मैं उन्हीं को एंटरटेन करूँगा जो जूम पे मेरे साथ होंगे, अदरवाइज एंटरटेन भी नहीं करूँगा मैं, राइट। यू विल बी ऑन जूम, मैं जूम पे चालू रखूँगा, तुम्हारी फोटो चालू रहेगी और तुम 1 घंटे मेरे साथ पेपर दे रहे होंगे। आई डोंट हैव एनी मतलब कहते हैं ना, कोई एक्सक्यूज, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट एक्सक्यूज कि सर हाँ मैंने नहीं किया। एनी टाइम टिल संडे पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपका रिकॉल हो जाना चाहिए। मैं किसी भी दिन आपके साथ बैठूंगा, मैं बोलूँगा जूम ओपन करो, जूम का लिंक भेज रहा हूँ, आप बोलो नहीं सर मेरे जूम चलता नहीं है, डाउनलोड नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, गूगल मीट पे आ जाओ, गूगल मीट नहीं चलता है, कोई बात नहीं, फिर आप अभी उस सेशन के लिए बाहर हो जाओ, आपको वो सेशन नहीं एंटरटेन किया जाएगा, राइट। तो और सभी का वीडियोस चालू रहेगा इन दैट केस, ठीक है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आप मत बोलना पहले बताया नहीं सर आपने, है ना। एडवांस में बता रहा हूँ, एडवांस में नो व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इट विल बी जूम और गूगल मीट। आप मेरे साथ वहां पर लाइव रहोगे, आप अपना काम करोगे, आप सभी म्यूट रहोगे। फर्स्ट मैं आपको एक पेपर, पूरा पेपर 1 या 1.5 घंटे के हिसाब से बना के दूंगा। चलो, कार्तिक बोल रहा है मेरा कैमरा खराब है, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अब कैमरा खराब है तो ठीक करा लो चलो, है ना, आगे चलते हैं अपन। आपने यहां तक लिख लिया, आ जाओ। प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज में बताओगे मुझे क्या था। इसमें भी थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ये लगेगा, लॉजिस्टिक्स को अपन इधर लिख लेंगे, तो मैं प्रोडक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, 1, 2 और 3, ठीक है ना। आपको याद आ रहा है, बताओगे मुझे क्या था। अरे नहीं, पूरा भरोसा है तुम सभी पे, बट यस, फिर भी एक प्रोटोकॉल के साथ जाने की आदत अपने को शुरू करनी पड़ेगी ना। आई हैव 100% कंफर्ट ऑन यू, 100% रिलाई ऑन यू। मुझे पता है कि अगर मैं टेस्ट पेपर भी आपको दे दूंगा तो आप अच्छे से लिख के मुझे दोगे, इतना विश्वास है। बट यस, एक इंगेजमेंट एक्टिविटी है, दैट इज द इंगेजमेंट एक्टिविटी जो हम करेंगे। पीटीएम भी कर लेंगे फिर उस दिन। पीटीएम क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा ऐसा, हाँ, तुम जो रिजल्ट लाओगे ना, मैं अगले दिन आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करूंगा कि देखो, गौर से देख इस बच्चे को जिसको मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, बट अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ रहा है? पीटीएम, पीटीएम क्या होता है वैसे मुझे बताओ ना। पेरेंट्स टीचर मीटिंग ही होता है क्या, या और कुछ होता है? स्वराज ने आइडिया दे दिया, अब तो मजा आएगा, है बहुत बढ़िया।
मुकेम्बो खुश हुआ। देखो अभी अपन को प्रोडक्शन में अगर आपको याद है मैंने बताया था, याद करने का लोड लेना नहीं अपने को। अपन ने क्या बताया था, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक बिजनेस में आगे बढ़ाए, ठीक है, कंपटीशन के सामने आपको बनाए रखे और आपको कंपटीटिव एडवांटेज दे, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और कंपिटिटिव प्रायोरिटीज, कंपटीशन प्रायोरिटीज, ठीक है, और कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपिटिटिव एडवांटेज। ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा चार्ट यही बना होगा इतने तीनों चार्ट में, सबसे बड़ा चार्ट। इसके बाद भी कोई बड़ा चार्ट बन सकता है क्या? बस एक चौथा चैप्टर है जहां मेरे को लगता है बड़ा बनेगा, बस बाकी तो दोनों छोटे हैं, बाकी ज्यादा बड़े नहीं है। पांचवा तो बहुत ज्यादा छोटा है, छठा ठीक मीडियम लेवल का है। नहीं अब रहने कैसे दो, अब तो मिलूंगा मैं बेकायदा सभी से। चलो जी आ जाओ। तो बिजनेस में मैंने आपको क्या बताया था, बिजनेस में आप क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए बताओ मुझे। एक तो कॉस्ट, दूसरा प्राइस, है ना, तीसरा डिफरेंशिएशन, यही था ना। तो डिफरेंशिएशन, कॉस्ट और मार्केट सेगमेंटेशन, नहीं प्राइस तो इधर है, सॉरी, डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर आपका कॉस्ट लीडरशिप आ गया और मार्केट सेगमेंट। याद है अपने को ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने देखे थे बिजनेस स्ट्रेटजीज में। मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है ना, याद है तुमको, बिजनेस स्ट्रेटजीज में देखे थे ना। मैंने जब बिजनेस स्ट्रेटजी पूछा था तो मैंने वो बोला था वो कंपीटिटिव एडवांटेज पे फोकस करता है, उसके लिए करता क्या है, कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, मार्केट सेगमेंट। देखो प्रोडक्शन की बिजनेस स्ट्रेटजी में वही पॉइंट है, सारे के सारे वही पॉइंट है। हाँ प्राइस उधर है, करेक्ट है, प्राइस उधर है, वो गलती से बोलने में आ गया मुझसे। अब आता है कंपटीटिव में आप क्या करोगे, यहां पर आप अपनी प्राइस को कंपटीटिव बनाओगे। प्राइस को कंपटीटिव बनाने के लिए आपको कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी आपको, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। आफ्टर सेल सर्विसेज आप बोल सकते हो इसे, प्रोडक्ट मिक्स, है ना। तो ये पॉइंट थे, और क्या था, आफ्टर सेल सपोर्ट, और क्या पॉइंट था, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, इको फ्रेंडली, यस कॉन्सेप्ट इको फ्रेंडली। चलो अब कंपटीटिव एडवांटेज में तो कोई खास बात नहीं थी, ये इन्होंने सिर्फ बोला था एक तो आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, अगर आपको मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़े तो यस बना देंगे, और कॉस्ट फोकस होना चाहिए। चलो तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ लॉजिस्टिक के जो पॉइंट्स हैं वो अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। चलो जी लास्ट लॉजिस्टिक को क्लोज करते हैं, फिर अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपके पास अगर जगह बचे तो आप लॉजिस्टिक को प्रॉपर लेके ले सकते हो, बट अब मेरे को लगता है कि यार ये बहुत बड़ा चार्ट बना है, बहुत ही बड़ा, बट ये ऐसा बना है कि भाई अगर ये बना लिया तो आपका पूरा चैप्टर हाथ में आ गया। सही बोला ना मैं या नहीं बोला? ये सबसे बड़ा चार्ट है यार इस चैप्टर का, मतलब इस अभी तक का सबसे बड़ा चार्ट यही है। बट ये चार्ट तुम्हारी लाइफ आसान कर देगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं। तुम्हारी लाइफ हो जाएगी बल्ले बल्ले, इजी, एकदम चिल। मतलब 40 नंबर तो अपने एकदम ऐसे होने चाहिए कि कहीं नहीं गए सर 40 नंबर तो अभी पूछो आप, यूं बताते हैं हम। तो अभी हमने 3 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए हैं, अब अपने सफर में 3 चैप्टर और हैं, ठीक है। अपन ने शुरू कब किया था? मेरे हिसाब से 15-16 को अपन ने शुरू किया था, आज पूरा महीना कंप्लीट हुआ है, 3 चैप्टर हुए हैं, समझो आप।
11 सेशन यहाँ हो गए, 11 मान लो 10 11 अगले वाले में हो गए, 22 30 सेशन तो हो ही गए यार टोटल। दिखा के डराऊंगा? अच्छा, क्यों ऐसा? एग्जीक्यूटिव वालों को क्यों? उनके भी है क्या? ओल्ड सिलेबस वालों को आप अपन दे सकते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। नहीं, अब जिनको अपन हेल्प कर सकते हैं उनको हेल्प कर दो। एग्जीक्यूटिव वालों को मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छा बना के भेजूंगा, अभी नहीं भेज पा रहा हूँ यार। अभिषेक थोड़ा सा अभी रफ काम कर ही रहा है, मैं उसको एक अच्छे से फेयर काम करा के इतना प्रॉपर बनाऊंगा कि कोशिश करूंगा वो एक पेज में सारी दुनिया आ जाए आपके, ठीक है। बट दिस इज अपन ने मतलब ये समझ लो कि बहुत अच्छा बनाया हमने, इसके ऊपर आपको टेंशन लेने का मामला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। बस उसमें थोड़ा सा होगा कलर कॉन्ट्रास्ट, ओल्ड सिलेबस है, हाँ बस ठीक है। जित्तों का भला करो, अच्छी बात है ना यार। अच्छा सेम है क्या ओल्ड्स में भी? ओह गुड। चलो आ जाओ लॉजिस्टिक्स में आ जाओ, 1 मिनट रुकना। चलो आ जाओ जी, अब आ जाओ लॉजिस्टिक्स। क्या क्या पॉइंट अपन ने पढ़े थे लॉजिस्टिक्स के, वो लिख दो। एलिमेंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक्स लिख दो, मैंने आपको बताया था ना, सिल, ठीक है ना, बस लिख दो इसमें। पहला कस्टमर सर्विस पॉलिसी, दूसरा इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, अपन ने इसे सप्लाई नेटवर्क बोला। तीसरा इन्वेंट्री पॉलिसी, चौथा ये हो गया आई, एक और आई है आईटी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, नेट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। लॉजिस्टिक में इसका क्या रोल है। पांचवा लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर, छठा लॉजिस्टिक्स टारगेट एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा है, याद आए तो भी बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। कॉस्ट प्लान, और आठवां ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभिषेक एक काम करना, मेरे हिसाब से अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग ना ए बी सी, इनके 3 पार्ट बना लेना। ए तो छोटू सा है, ए और बी एक में आ जाएगा, सी एक अलग में आ जाएगा, तो 2 पेज में आपका पूरा चार्ट बन जाएगा, ठीक है अभिषेक। अच्छा एक काम करना अभिषेक, वहाँ लिखते हो अभिषेक प्रिपेयर्ड बाय, साथ में मेरा भी नाम लिख देना कि विथ गाइडेंस ऑफ, ठीक है ना। हाँ अभिषेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभिषेक के लिए एक प्राइज बनता है यार एट द एंड, सीरियसली इस चार्ट को एक आकार दे रहा है वो। अभिषेक ये चार्ट जो है ना, देखो ए और बी ये तो एक जगह में चिपका देना, एक पेज में आ जाएंगे। सी आपका बड़ा जा रहा है, सी को एक पेज में, अलग पेज में ले लेना, आ जाएगा। A3 में ले लोगे ना, आ जाएगा। चलो ऑल सेट, सो नाउ वी आर डन।
हाँ, 21 तोपों की सलामी। हो जाएगा अभिषेक आराम से, मस्त। तो बहुत मजा आ जाएगा तुम्हारा, बहुत ही आसान हो जाएगी तुम्हारी लाइफ आने वाले एग्जाम्स के अंदर। और देखो वैसे भी अपन अपन ना इनको इन डेप्थ लेके जा रहे हैं, मतलब अपन पॉइंट्स पे नहीं, अपन फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं, तो तुम्हें याद रखने में इशू नहीं आएगा, इतना तो मैं बोलता हूँ। बस ये चार्ट दिमाग में होगा ना तो तुम पूरा छाप के आओगे। छाप के मतलब जो अदर स्टूडेंट है उससे ज्यादा छाप के आओगे, इतना है। बिल्कुल बिल्कुल देना है, अभिषेक को तो देना ही पड़ेगा, बट वो देंगे, वो दूंगा मैं छठे चैप्टर के बाद में 100%। कार्तिक, अब आपका तो नाम कीर्ति के दिलों में लिखा हुआ है, हम कहाँ लिख सकते हैं, हमारी कहाँ औकात इतनी यार है भाई। जो कीर्ति के पास है वो हमारे पास थोड़ी ना है भैया। सेलिब्रिटी है वो आपके लिए, और आप बड़े बड़े प्लेयर बन चुके हो। सीएफ में देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस देखो, अब नजरिया देखो, बस नजरिया। मैं उस कॉर्पोरेट फाइनेंस को भी इसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही कवर करवाऊंगा। शांति से करेंगे, लेकिन बस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कवर करेंगे, नहीं तो क्या क्या रटने जाओगे मेरे भाई, है ना। चलो ओके, बाय बाय। अच्छा, अभी ओवरव्यू देना है ना तुम्हें, तो ले लो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। क्या टाइम हो गया, 11:30 हो गई, 11:30 हो गई, 11:30 हो गई। छोड़ो ना, कल ही लेंगे अब, ठीक है, कल ही लेते हैं। न्यूमेरिकल है उसमें, है बिल्कुल है। आईसीडीआर के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है, तो न्यूमेरिकल सब कराऊंगा, तुम टेंशन ना लो। अब 1 करोड़ दे देना, हमारा दोस्त है। ओहो हो वाह, हमको भी थोड़ा बांट देगा वो। ओहो चलो जी, चलो जी, बाय बाय, है ना। अब कल करते हैं अपन, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, कार्तिक, अभिषेक, दिया, कौत्सव, अंकिता, सौरभ एंड अंकिता, और कौन है, और कोई आता ही नहीं है चैट पे, है। आजकल अपना वो साहिल कहाँ गया, साहिल तो दिख ही नहीं रहा है। कुबेर नहीं नजर आया आज, ये कुबेर भैया किधर हो जी, कुबेर नहीं नजर आ रहा है मुझे। स्वराज तो चलो नजर आ गया, स्वराज तो आया, और बस तुम सेलेक्टेड लोग ही हो जो यहाँ पे आ रहे हो, बाकी तो कुबेर और ये सब कहाँ है। मेरे गुंजन, गुंजन भी बस ऊपर पहले ही थी। निश्चय, निश्चय भी नहीं आया बाद में, बट यस इनिशियल में तो था गुंजन और निश्चय। चलो ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, बाय बाय। आनंद तो था ना यार, आनंद तो था शायद, आनंद है तभी तो आनंद है ना, आनंद के कारण ही आनंद है भाई। चलो ओके बाय।